हाय मेरे जेकेडियन, वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे मनी एंड बैंकिंग की रिवीजन। भैया मनी एंड बैंकिंग बहुत इजी मक्खन बटर चैप्टर है, ठीक है, लेकिन है भी यार 6 नंबर का। मैं यार इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, लेकिन ये 6 नंबर भी हमने नहीं छोड़ने। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, 80/80 SRCC, ठीक है जी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बस एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये शेड्यूल जो है इकोनॉमिक्स का पूरा फॉलो हो रहा है। जिस बच्चे को प्रॉब्लम है सर इकोनॉमिक्स थोड़ी सी तेज कराइए, मेरी जान पूछ के रखा हुआ है। बाकी सब्जेक्ट्स पे ही फोकस कर लो यार, सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है हमारी गेम में, हमारे सारी है टोटल हर सब्जेक्ट में लाने हैं। मैथ्स हो, अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, BST हो, इंग्लिश हो, हमारे लिए सारे सब्जेक्ट बराबर है भैया, तभी पंच लगेगा ना, ये पांचों बराबर होगी तो ठीक है जी। तो ये अभी तक भगवान की दुआ से बहुत अच्छे से फॉलो होता आ रहा है और आगे भी फॉलो होता रहेगा। भैया 18 को पेपर है, 17 तक पक्का कर दूंगा, इतना पक्का कर दूंगा कि अगले दिन से तुम टीचर की जॉब अप्लाई कर रहे हो इकोनॉमिक्स की, ठीक है जी। और ये आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है, अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा है यार, क्या कर रहे हो। अकाउंट्स एंड इको की महफिल नाम का आपका ज्वाइन है, देख लो ये आपका चैनल है, इस पे सारे अपडेट सारी वीडियोस आती हैं, ठीक है जी। टीचर की पर्सनल लाइफ में वो अगर देखो अब रात को रिकॉर्डिंग हो रही है भैया, ये भी डालते हैं हम, बच्चों को पता चलना चाहिए भैया कि ये हार्डवर्क है, हम आप लोगों के लिए डाल रहे हैं इतना, ठीक है। और ये सारा डिस्कशन पैनल है इसका, ये देखो सारे बच्चे लगे हुए हैं, आज भी लगे हुए हैं। और ये क्योंकि भाई आपस में इंटरेक्शन बढ़ाना भी एक हमारा लाइफ का मोटिव होता है। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा मनी एंड बैंकिंग। भैया बहुत ही ईजी चैप्टर है, ठीक है। ये सारा आप लोग बस इतने से नोट्स पढ़ जाओ, आपका बेड़ा पार है, ये मेरी गारंटी है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन और ये नोट्स पढ़ जाओ भैया, 6 नंबर जेब के अंदर। चलो आ जाओ। तो मनी एंड बैंकिंग के पहले वाला पार्ट स्किप कर रहा हूं, ठीक है। बार्टर सिस्टम हमारा नहीं आ रहा, रीड कर लेना, नोट्स में डाल दिया अभी, इन केस अगर एक आधा क्वेश्चन किसी के स्टेट बोर्ड में भी आ जाता है तो, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर सिस्टम, ये भी छोड़ दो, लेकिन ये प्रॉब्लम्स की वजह से ही आपका मनी इन्वेंट हुआ था। जो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है वो है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। देखो बार्टर सिस्टम क्या होता है, इसको C2C कमोडिटी भी बोला जाता है, C2C इकोनॉमी बोला जाता है, कमोडिटी फॉर कमोडिटी, ठीक है जी। तो ये कमोडिटी फॉर कमोडिटी का मतलब क्या, एक हाथ दे दूसरा हाथ ले, ठीक है। उसमें क्या होता है ना कि सपोज करो मैंने आटा ग्रो करा, लेकिन मैं पूरी जिंदगी आटे के भरोसे थोड़ा ना बैठा रहूंगा, तो मेरे को सामने से चावल भी चाहिए। अब मेरे को ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास चावल हो और उसकी वांट भी यही हो कि वो मेरे से आटा लेना चाहता हो, वो आटा चाहता हो। तो ये डबल कोइंसिडेंस होता है कि इत्तेफाक, डबल चाहिए मुझे ये इत्तेफाक, तब जाकर जो है बार्टर एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता था भैया। और भी बड़ी प्रॉब्लम आती थी, इसीलिए इन्वेंट हुआ मनी। अब सबसे पहली बात पढ़ते हैं हम डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी क्या होता है, मनी इज एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब अगर हम कोई भी चीज आपस में डिसाइड कर लें, ठीक है जी, कि भैया हम ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर ट्रांजैक्शन यूज करेंगे, तो एक कॉमन यूनिट हो जाएगी, एक कॉमन आइटम हो जाएगी, जिसके बदले हम जो है कोई भी चीज खरीद सकते हैं और कोई भी चीज बेच सकते हैं। तो ये बन जाती है आपका मनी, ठीक है जी। तो मनी अब जैसे आपका आज की डेट में वो जो डिजिटल वो चल रहे हैं, ठीक है जी, बिटकॉइन और ये सब, ये किसी गवर्नमेंट ने थोड़ी ऑथराइज करा कि ये मनी है, वो तो लोगों ने आपस में कॉमनली एक्सेप्ट कर लिया ना, तो वो मनी की डेफिनेशन में आ जाता है, ठीक है। तो मनी इज एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो मनी में नॉर्मली क्या क्या आता है, कॉइन्स आ जाते हैं, करेंसीज आ जाते हैं, चेक्स आ जाते हैं, मतलब जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए हेल्पफुल होती हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को करने के लिए होती हैं, वो सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को करने के लिए होती हैं, वो सारी मनी की डेफिनेशन में आती हैं, ठीक है। अगर मैं फंक्शन ऑफ मनी की बात करूं तो इसमें 2 मेजर फंक्शन में जो है मनी के जो है डिवाइड हो रखे हैं। एक होता है आपका प्राइमरी फंक्शन और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी फंक्शन। जो सबसे मेजर फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। भैया हमें कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो कॉमन हो और हर कोई एक्सेप्ट करने को तैयार हो, और वो बना आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी बन गया आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कोई मना करने को तैयार ही नहीं है। गांधी जी की फोटो देखता है और फट अपनी चीज देने को तैयार होता है और पैसे लेने को तैयार हो जाता है, तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। उसके बाद था मेजर ऑफ वैल्यू। हमें एक ऐसी चीज भी चाहिए थी यार, देखो अब मेरे पास आटा है, सामने वाला चावल दे रहा है, चलो एक हमने पर्टिकुलर लगा लिया, 1 किलो आटे के बदले 1 किलो चावल। लेकिन व्हाट इफ कोई सामने वाले के पास घी हो, अब मैं ऐसे कैसे करूं भैया, वो लिक्विड ये आपकी सॉलिड हो गया, तो मैं कैसे ऐसे मेजर करूं। तो वो हमें एक कॉमन मेजर भी चाहिए था, तो वो अगेन मनी में आ गया। आज की डेट में आप जाओ, हर एक वैल्यू मनी की उसमें होती है, ठीक है, टर्म्स में होती है। तो वो एक हमें कॉमन मेजर मिल गया यहां पर कि हाँ भाई हमें हर चीज जो है एक वैल्यूएशन कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शंस में आते हैं, सेकेंडरी फंक्शंस को डेरिवेटिव फंक्शन भी बोला जाता है। एक हो गया स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। देखो बार्टर सिस्टम में डेफर्ड पेमेंट बड़ा मुश्किल होता था कि भैया उधार पे क्रेडिट पे जो है ट्रांजैक्शन हो पाए, भाई फ्यूचर में जो है वो पेमेंट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसकी जो पर्टिकुलर आइटम जिसमें वो बार्टर एक्सचेंज करता है क्या वो उस क्वालिटी की निकलेगी नहीं निकलेगी। अच्छा
अच्छा इंटरेस्ट कितना देगा, वो सब एक्सेट्रा बड़ा मुश्किल था। मनी की वजह से वो बहुत आसान हो गया। और दूसरा सेकेंडरी फंक्शन क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू, बहुत ईजी हो गया, इसको एसेट फंक्शन ऑफ मनी भी बोलते हैं। पहले क्या होता था भैया, जिसके बाद डेयरी फार्मिंग जो करता रहा, उसके बाद तो गाय बकरी भैंस ये सब होता रहा, तो उसके लिए स्टोर करना बड़ा मुश्किल होता था, ठीक है जी। उनको एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रखना है, उनका खान पान का आपको पूरा ध्यान रखना है। लेकिन मनी में तो ऐसा कुछ नहीं है स्टोरिंग का, भैया जेब में डालो, ब्लैक मनी के लिए सोफे में डाल लो भैया, दीवारों में चुनवा दो, ये वो एक्सेट्रा। तो स्टोरिंग करना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। अब आते हैं मेन कंसेप्ट में से, जो कई बार ये डेफिनेशन आई हुई है, मनी सप्लाई क्या होता है भैया। मनी सप्लाई, सप्लाई का मतलब क्या होता है, अभी कितना घूम रहा है। तो मनी सप्लाई का मतलब है अभी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमी में कितना पैसा जो एक्सचेंजेबल है, जो ट्रांजैक्शंस में हेल्प होता है, वो कितना घूम रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई। क्या बोलते हैं हम इसको, मनी सप्लाई। समझ गए बात कि नहीं समझ गए। और हमने नेशनल इनकम में पढ़ा था स्टॉक ऑन फ्लो। तो अगर हम ये मनी सप्लाई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखते हैं, तो ये क्या बन जाता है आपका, स्टॉक कंसेप्ट। क्या बन जाता है, स्टॉक कंसेप्ट, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम मनी हेल्ड बाय अ पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी, जो इकोनॉमी में रिवॉल्व कर रहा है, स्टॉक कंसेप्ट हो गया। पब्लिक मींस, यहां पर पब्लिक क्या होता है, मनी यूजिंग सेक्टर एंड नॉट मनी क्रिएटिंग सेक्टर। यहां पर हम बैंक्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम एक्चुअल पब्लिक की बात कर रहे हैं, जो पैसा खर्चती है। पैसा क्रिएट करने वाली, पैसा तो गवर्नमेंट बनाती है, तो उसके वो अभी सपोज करो, अभी जो गवर्नमेंट है वो नए नोट बनाने का सोच रही है, तो आधे प्रिंट हो गए आधे रह गए, तो क्या वो भी मनी सप्लाई में आएगा, नहीं। हम मनी क्रिएटिंग वाले पब्लिक की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर। अगर हम बात करें मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, तो सबसे इंपॉर्टेंट है M1, ठीक है। इस पे कई बार प्रैक्टिकल भी आ जाता है। तो M1 में आपके मेजर जो है, दो कंपोनेंट आते हैं, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। जो पब्लिक के पास करेंसी नोट्स और कॉइन्स हैं, वो ट्रांजैक्शन के लिए अवेलेबल है, तो एक तो वो हो गया मनी सप्लाई में। दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट बाय कमर्शियल बैंक। क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट। अच्छा, कमर्शियल बैंक के बाद दो टाइप की डिपॉजिट आप कर सकते हो। एक होता है डिमांड डिपॉजिट की ऑन डिमांड आप जब मर्जी चाहो जो है उनसे ले सकते हो, और एक होता है टाइम डिपॉजिट, जो एक फिक्स पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर दिया, फिर अगर आपको वो पैसा वापस लेना तो आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, बैंक की परमिशन लेनी होती है। तो यहां पर सिर्फ डिमांड डिपॉजिट, जिसमें आते हैं आपके सेविंग्स एंड करंट अकाउंट, ठीक है। तो सिर्फ यहां पर उसकी बात हो रही है, ये बात याद रखिएगा। तो M1 में कई बुक्स में जो है तीसरा कंपोनेंट भी दिया हुआ है, अदर डिपॉजिट विद RBI, जो गवर्नमेंट के या बाहर के किसी के उन लोगों के होते हैं डिपॉजिट विद RBI, तो वो भी उसमें इंक्लूड किया हुआ है। बट मेजरली जो है वो दो ही है, करेंसीज एंड कॉइन्स विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। एक होता है आप लोगों का हाई पावर्ड मनी। क्या होता है हाई पावर्ड मनी, देखो नाम से पता चल रहा है हाई पावर्ड, मतलब कोई ऐसा मनी जो किसी हाई पावर की ऑथराइजेशन से जो है चल रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसको करेंसी माना गया है, मनी माना गया। तो हाई पावर्ड मनी द मनी प्रोड्यूस बाय RBI एंड गवर्नमेंट, RBI एंड गवर्नमेंट। एक होता है फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है, मतलब मोर और लेस दोनों सेम ही होते हैं। फिएट मनी होता है ऑर्डर, ठीक है। एक तो हो गया कि ये मनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हाई पावर्ड मनी, और ये दोनों चाहे तो किसी भी मनी को बाय, किसी भी चीज को, आइटम को बाय अपने ऑर्डर से जो है उसको मनी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वो हो जाता है आपका फिएट मनी। मनी विच इज अंडर द फिएट और ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्ट एज मनी एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर ऑल डेट्स। भले ही वो जो मनी जो है वो आइटम कोई और बना रहा है, लेकिन ये अपने ऑर्डर से जो है उसको मनी जो है, मनी का स्टेटस दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये M2 आता है, ठीक है। इसके सिर्फ एलिमेंट्स याद कर लेना, बट आधा मेजरली M1 ही है, विच इज M1 के तो सारे कंपोनेंट्स आई गए, कॉइन्स एंड करेंसीज विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। साथ में एक तीसरा आ गया सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। अच्छा, आपको पता पोस्ट ऑफिस में भी आप अपनी सेविंग्स डिपॉजिट करा सकते हो, FD करा सकते हो, तो ये उसकी बात कर रहा है, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका M3 में तो M1 के सारे आते हैं, साथ में टाइम डिपॉजिट आ जाता है। उसमें सिर्फ डिमांड डिपॉजिट था M1 में, इसमें टाइम डिपॉजिट भी जोड़ लिए गए हैं। एंड M4 जो सबसे ज्यादा वाइडर होता है, सबसे जो नैरो होता है वो M1 है, सबसे लिक्विड कौन सा होता है वो M1 होता है। M4 सबसे वाइड है, ठीक है जी, और लीस्ट लिक्विड M4 ही है, जिसमें M3 के सारे कंपोनेंट्स आ गए, प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग में, मतलब पोस्ट ऑफिस में जितनी भी डिपॉजिट हो रही है, जो M2 का कंपोनेंट था, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, एक्सक्लूडिंग NSC। NSC क्या होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मतलब गवर्नमेंट जो है डिफरेंट स्कीम्स निकालती रहती है अपनी, ठीक है, कि भैया फार्मर्स के लिए ये हो गया वो हो गया, तो आप इन स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसकी 2 लड़कियां, अब इसमें इन्वेस्ट करो, बड़े होकर उनको इतना पैसा मिलेगा, ये वो सारी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स की कैटेगरी में आती हैं, तो वो इसमें हम एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ मनी, ये आप सबके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए, बट ये नहीं आता है। अब मेन चलते हैं हमारा बैंकिंग पे, ठीक है। तो बैंकिंग में देखो सबसे पहली बात हमने इसमें मेन पढ़ना है RBI एंड कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। RBI क्या होता है, RBI एक बेसिकली एक ऐसी कमांडिंग एंड अथॉरिटेटिव बॉडी है जो कमर्शियल बैंक्स की वर्किंग के रेगुलेशंस के लिए बनाई गई है, कि प्रॉपर उनका निगरानी रखे, सुपरविजन रखे, चेक करे, कोई गलत कर रहा है तो पेनल्टीज लगाए, अगर बैंक सही परफॉर्म नहीं कर रहा, प्रॉफिट में नहीं जा रहा, स्कैम्स हो रहे हैं उसमें, तो उसका टेक ओवर
ओवर ले ले, ये वो एक्सेट्रा। तो आरबीआई हैज सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी नोट। और अच्छा, सबसे मेन पावर करेंसी नोट भी यही इशू करती है। कोई भी करेंसी नोट निकाल के देखो 1 रुपए के ऊपर का, तो आप देखोगे उस पर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर, और वो प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिस टू पे द बियरर आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑफ दिस नोट अ सम ऑफ ₹100, अ सम ऑफ ₹200 अकॉर्डिंगली। ठीक है जी। तो कमर्शियल बैंक्स पे आते हैं। अब कमर्शियल बैंक्स क्या होता है? कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके 2 मेजर फंक्शन होते हैं। ठीक है जी। एक भैया जो सेवर्स हैं, जो हाउस होल्ड हैं, जो पैसा सेव करते हैं, उनका पैसा अपने पास सेफ रखे और उनको इंटरेस्ट देती रहे, और वही पैसा यूज करके मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन करे हमारे उनके लिए। इनको कॉमर्स तभी बोला, कमर्शियल बैंक्स, कॉमर्स, पैसा कमाना है इनको मेन उसमें से। ठीक है जी। तो ये उसमें से लोन देती हैं। एक होता है बोरोइंग रेट, द रेट एट विच बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, और दूसरा होता है लेंडिंग रेट, द रेट एट विच बैंक्स गिव लोन। और ये डिफरेंस होता है उसमें, जो उनका डिफरेंस होता है वही उनका प्रॉफिट होता है। मैं एक बंदे से पैसा ले रहा हूँ 1 लाख रुपए, बोल रहा हूँ तुझे 2% इंटरेस्ट दूंगा, वो खुश हो गया, और वही 1 लाख का लोन मैं आगे किसी कंपनी को दे रहा हूँ, उससे 10% ले रहा हूँ, तो ये जो 8% का मेरा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्प्रेड। उसके बाद आते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो मेजर 2 फंक्शन, प्राइमरी फंक्शंस में इसके आते हैं मेजर। एक हो गया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा हो गया एडवांसिंग लोन। कई जगह तीसरी जगह भी लिखा होता है क्रेडिट क्रिएशन। भैया क्रेडिट क्रिएशन इन दोनों से ही होती है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में करंट डिपॉजिट्स होती हैं, जो बिजनेसेस के अकाउंट खुलते हैं, करंट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट होती है, नॉन चेकेबल, उस पर चेक नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट है फिक्स डिपॉजिट में मिलता है। और तीसरा होता है आपका सेविंग डिपॉजिट्स। ठीक है। उसके बाद आता है एडवांसिंग लोन, डिफरेंट टाइप के लोन देती है, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लॉन्ग टर्म लोन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो बैंक तभी बनता है, बैंक की डेफिनेशन में तभी आता है जब वो ये 2 मेजर फंक्शन करता है। उसके अलावा अगर हम चलते हैं, वो सेकेंडरी फंक्शंस भी करता है। सॉरी, क्या करता है बैंक? सेकेंडरी फंक्शन भी करता है। सबसे पहला हो गया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर आपने अकाउंट ढंग से पढ़ी है, क्लास 11th में एक डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज करके कंसेप्ट था। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जब भी जो है सेलर बायर को उधार पे सामान देता है, तो बायर उसको ना एक प्रॉमिस इशू कर देता है कि हाँ भाई मैं तेरे पैसे जो है थोड़े टाइम में दे दूंगा। तो अगर वो सेलर चाहे तो वो प्रॉमिसरी नोट वो या फिर वो बिल ऑफ एक्सचेंज जाकर बैंक से रिडीम करवा सकता है। बैंक उसको थोड़ा सा पैसा काट के जो है उसको दे देगा उस प्रॉमिसरी नोट का। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद आता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलती है कि भैया उनकी जो है रेपुटेशन खराब ना हो, अगर उनका चेक क्लियर नहीं हुआ तो उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे देते हैं कि चलो अभी आपके लिए चेक क्लियर कर रहे हैं, इतनी लिमिट है, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। एक तरीके से उधारी हो गया, जो करंट अकाउंट होल्डर्स जिनकी रेपुटेशन अच्छी बनी होती है बैंक में, उन्हीं को मिलती है। तीसरा होता है एजेंसी फंक्शन। अच्छा, काफ़ी लोगों के बिहाफ पे काम करते हैं, जैसे बैंक ऑफर्स यू विद दी फैसिलिटी लाइक सेलिंग एंड बाइंग दी सिक्योरिटीज। आपके बिहाफ पे सिक्योरिटीज खरीदना बेचना, आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करना, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, कलेक्शन ऑफ पेमेंट, परचेज एंड सेल, बिजली के बिल, ये वो सब भी भरती है, फैसिलिटी होती है। सर्विस अपना चार्ज लगाती है, वो बात अलग है, कंसल्टेंसी देती है आपको एक्सेट्रा। उसके बाद आता है जनरल यूटिलिटी, कुछ ऐसे फायदेमंद चीज़ें, जैसे आप लोगों को लॉकर फैसिलिटी देती है। एक ट्रेवलर्स चेक नाम की चीज़ होती थी, आजकल तो क्या प्लास्टिक कार्ड आ गया। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। एक ट्रेवलर्स चेक होता था। ट्रेवलर्स चेक क्या होता था? जब भी कोई बंदा बाहर जाता था घूमने फिरने, ठीक है, तो वह मोटे मोटे इतने कैश लेके जाता था, क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हो घूमने तो इतना ज़्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लेके जाते हो। तो अब उसमें क्या होता था कि भैया अब अगर 100 के नोट थे, ठीक है, 200 के नोट थे, पहले तो नहीं थे बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसमें क्या इतनी मोटी गड्डी बन जाए, कहाँ संभालता फिरेगा, तो उसको ना ट्रेवलर्स चेक इशू कर देता था बैंक। ट्रेवलर्स चेक में क्या था भाई, एक तरीके से करेंसी नोट ही होता था वो, ऐसा समझो कि मतलब वो इतना मतलब हर कोई एक्सेप्ट करने को तैयार होता था, लेकिन वो ज़्यादा अमाउंट का होता था, सो दैट उसको ज़्यादा पैसा जो है नहीं ले जाना पड़े, कोई संभालने की टेंशन ही ना हो। ठीक है, तो ये हो गया। लेटर ऑफ क्रेडिट, बीएसटी में पढ़ा होगा अपने क्लास 11th में कि जब भी आप इंपोर्ट कराते हो तो आपका बैंक को आप की गारंटी देनी पड़ती है कि यार भाई ये पेमेंट क्लियर कर देगा, अंडरराइटिंग, सिक्योरिटीज, कलेक्शन ऑफ चैट्स एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इनके क्रेडिट क्रिएशन वाले प्रोसेस पे, मनी क्रिएशन वाले प्रोसेस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। डिपॉजिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट क्रिएशन, कुछ भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट क्रिएटिव। अब अच्छा, इसकी ना एक बहुत खासियत है कमर्शियल बैंक्स की, को वो इनिशियल डिपॉजिट से मल्टीपल डिपॉजिट्स जो है बना सकता है, इसीलिए इसको मनी मल्टीप्लायर या डिपॉजिट मल्टीप्लायर बोला जाता है। वो क्या करता है जो लेकिन इसकी 2 एजम्पशन है। एक तो पहली बात तो सारा जो ट्रांजैक्शन हो रही है इकोनॉमी में वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही होगी, बैंक्स के थ्रू ही होगी। दूसरा, सारे बैंकिंग सिस्टम को वन माना गया, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं ये, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक बिगर पिक्चर की तरफ देखते हैं। ठीक है, और दूसरा एक होता है लीगल रिजर्व रेशियो। क्या होता है लीगल रिजर्व रेशियो? विच इज इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर बैंक्स टू रिजर्व सम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट सो दैट उनका जो है क्रेडिबिलिटी बनी रहे, तो उसको बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो या रिजर्व रेशियो। ठीक है, और कुछ फ्रैक्शन ही रखते हैं, पूरा डिपॉजिट नहीं रख सकते, वरना फिर बैंक कमाएगा कैसे। अब इसमें क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस है, ध्यान से समझना। सबसे पहले
पहले बैंक के पास आया एक इनिशियल डिपॉजिट, क्या आया, एक इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है। और जो सीआरआर है, एलआरआर में हम क्या लेते हैं, सिर्फ सीआरआर, दो टाइप की होती है एलआरआर, एक होता है एसएलआर और दूसरा होता है सीआरआर। तो हम सिर्फ यहाँ पर जो है कैश रिजर्व रेशियो की बात करें, जो उनको कैश की फॉर्म में रखना होता है, लिक्विड एसेट की फॉर्म में नहीं रखना होता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका ध्यान से समझना, जो आपका इनिशियल डिपॉजिट है 1000, आरबीआई ने बोला भैया उसका 0.1 मतलब 10% जो है आपको एज अ रिजर्व रखना पड़ेगा, बाकी 90% आप एज अ लोन दे सकते हो। तो उन्होंने 10% रिजर्व रख लिया, बाकी 900 रुपये उन्होंने लोन दिया। अब जिसको लोन दिया उसके बैंक में जमा करा दिया। अब जिस पर्पस के लिए उसने लोन दिया था उसने आगे पेमेंट कर दी, तो उसके बैंक में चला गया वो पैसे, क्योंकि अभी हमने एजम्पशन क्या रखी थी, सारी जो अकाउंट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रही है वो बैंक्स के थ्रू ही हो रही है, कैश है ही नहीं, ठीक है जी। तो फिर वो उसके अकाउंट में चले गए, तो वो दूसरे बैंक के पास 900 का डिपॉजिट आ गया। समझे बात कि नहीं समझे, वो दूसरे बैंक के पास क्या आया, 900 का डिपॉजिट। अब सेकंड डिपॉजिट क्रिएट हो गया, तो 900 का डिपॉजिट आया, फिर उसके बैंक ने वो 90, अब सारे बैंक संभाल लिए कि हम तो बैंकिंग सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, तो उसने उसका 10% 90 रुपये रख लिए और बाकी 810 जो है आगे लोन दे दिया। फिर जिसने लोन लिया था उसने आगे पेमेंट करी, ठीक है, जिस भी पर्पस के लिए लोन लिया था, फिर उसके बैंक में आ गया। तो ऐसे चलता रहेगा, ये चलता रहेगा और इसका पूरा निकालना बड़ा मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि कहाँ लेके जाएंगे हम इतना ज़्यादा। तो इसलिए क्या है, एक फॉर्मूला बना हुआ है कि भैया मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR या फिर टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक इनिशियल डिपॉजिट मिली थी 1000 रुपए की, उससे उसने टोटल डिपॉजिट 10,000 की बना ली, ठीक है। और ये वर्चुअली ये तब आके रुकता है जहां पर ये जो है आपका कैश रिजर्व ये इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल हो जाए, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेन जो है आपका सेंट्रल बैंक। अच्छा, ये क्रेडिट क्रिएशन का क्वेश्चन बहुत आता है, क्योंकि 6 नंबर का आना है। ये 6 नंबर का मतलब है या तो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा सीधा, या 2 एमसीक्यू और 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो जिसमें क्रेडिट क्रिएशन या फिर सेंट्रल बैंक के फंक्शंस या फिर आपके कमर्शियल बैंक के फंक्शंस या फिर आपका जो सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी वो, ठीक है। तो ये याद रखना, ये गिने चुने ही क्वेश्चंस है। तो मनी एंड बैंकिंग में मार्क्स बटोरना ना इज इजीएस्ट ऑफ ऑल इन ऑल द इकोनॉमिक्स, ठीक है, बजट के अलावा। बस चलो आ जाओ सेंट्रल बैंक पे आते हैं हम। सेंट्रल बैंक क्या है, एक एपेक्स बॉडी है, मतलब इससे ऊपर कोई नहीं है बैंकिंग सिस्टम में। तो ये कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है, उनको रेगुलेट करती है, उन्हें डायरेक्ट करती है, सारे जितने भी बैंक्स हमारी कंट्री में जो है काम करते हैं, ठीक है। ये आई थी, इसको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलते हैं, क्योंकि इसके आने से पहले आरबीआई एक्ट आया था, तो ये 1935 में आ गई थी। आरबीआई एक्ट 1934 में आया था। जैसे हर कंट्री का होता है एक सेंट्रल बैंक, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड का है यूके, फेडरल रिजर्व सिस्टम है यूएस का, ठीक है। फंक्शंस देखेंगे सेंट्रल बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। आपके पूरे मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शन। अगर हम बात करें सबसे पहले तो हो गया करेंसी अथॉरिटी। इनके पास जो है करेंसी अथॉरिटी है, करेंसी जो है इशू कर सकते हैं, जिसको हम बैंक ऑफ इशू इसलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं के पास पावर है सारी करेंसी इशू करने की। मतलब 1 रुपए के नोट और जितने भी कॉइन्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है, लेकिन आरबीआई 1 रुपए के ऊपर के जितने नोट हैं वो सारे यही करता है, ठीक है जी। उसके अलावा आपका आ जाता है बैंकर टू गवर्नमेंट। क्या आ जाता है, बैंकर टू गवर्नमेंट। अच्छा, बैंकर टू गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब गवर्नमेंट के लिए, जैसे हम पब्लिक नॉर्मल पब्लिक के लिए बैंकिंग का काम कौन करता है, कमर्शियल बैंक्स करते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट के लिए बैंकिंग का काम कौन करता है, उसके लिए आरबीआई करता है। तो बैंकर टू गवर्नमेंट उसका करंट अकाउंट मेंटेन करता है, उसके बिहाफ पे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, उसके बिहाफ पे पेमेंट करता है, और उसी के लिए एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर का भी काम करता है। जब भी देखो गवर्नमेंट कोई इकोनॉमिक पॉलिसी निकालनी होती है तो आरबीआई गवर्नर या उसकी टीम से भी पूरी सजेशन लेती रहती है, और उसका एजेंट भी काम करता है आरबीआई। क्यों, अभी हम देखेंगे कि जब भी इकोनॉमी को करेक्ट करना हो, प्राइसेस बहुत ऊपर जा रहे हैं, प्राइसेस बहुत नीचे जा रहे हैं, तो आरबीआई जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करती है और इकोनॉमी को करेक्ट करने का काम करती है, जो अभी हम मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे। अगला फंक्शन आता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। क्या आता है, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। अब इसमें जो है 2-3 फंक्शन जुड़े हुए हैं, ध्यान से समझना। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर मतलब कमर्शियल बैंक के लिए भी जो बैंक का काम करता है वो आरबीआई ही होता है। ये कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व है, जो हम फॉरेन एक्सचेंज में पढ़ेंगे, ठीक है जी। जितना भी कमर्शियल बैंक्स का जो कैश रिजर्व होता है वो ये होल्ड करता है, जितना भी गवर्नमेंट का फॉरेन एक्सचेंज होता है वो यही होल्ड करता है। तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी बोलते हैं इसको। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, देखो जब भी कमर्शियल बैंक्स को पैसों की जरूरत होती है, थक हार के, जैसे हमारे को जब किसी चीज़ की जरूरत होती है, थक हार के हम किसके पास जाते हैं, भगवान के पास। ये उनके लिए भगवान का काम करते हैं, ठीक है जी। क्योंकि जब भी कमर्शियल बैंक्स को पैसों की जरूरत होती है वो किसके पास जाती है, थक हार के बाद सेंट्रल बैंक के पास जाती है, ठीक है। उसके अलावा क्लियरिंग हाउस का भी काम करती है। क्लियरिंग हाउस का मतलब है जब कोई एक डिपॉजिट होल्डर किसी एक बैंक का दूसरे डिपॉजिट होल्डर, दूसरे अकाउंट होल्डर को किसी दूसरे बैंक का एक चेक काट के देता है, ठीक है जी। तो बैंक की बैंक के बीच में सेटलमेंट होने वाली ट्रांजैक्शन हो गई है, तो आरबीआई उसके बिहाफ पे जो है उनका काम करता है, क्लियर करता है उनकी सारी ट्रांजैक्शन आपस में। वो बोलता है यार देखो अल्टीमेटली आपने मेरे पास रिजर्व रखे हुए हैं, ठीक है जी, तो मैं उसी रिजर्व में से काट कूट के आपका सेटलमेंट कर दूंगा।
उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है आपका वो है मॉनिटरी पॉलिसी, वो जो करता है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। देखो अगर क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में हु इज द क्रिएटर ऑफ क्रेडिट या हु इज द क्रिएटर ऑफ मनी सप्लाई, तो वो हो गया आपके कमर्शियल बैंक। हु इज द कंट्रोलर रेगुलेटर, वो हो गया आरबीआई। क्योंकि हमने एक चीज देखी थी कि सारी गेम आती है कि कितना डिपॉजिट क्रिएट होगा एक डिपॉजिट से, वो आ जाता है उनकी लीगल रिजर्व रेशियो पे, जो कि किसके हाथ में होती है, आरबीआई के हाथ में होती है मॉनिटरी पॉलिसी में। आ जाओ मॉनिटरी पॉलिसी हम पढ़ते हैं। मॉनिटरी पॉलिसी में देखो बड़े टाइप के जो है इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, जो कि मेजरली दो में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं क्वांटिटेटिव और दूसरे होते हैं आपके क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होते हैं, जो क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट को अफेक्ट करते हैं, और क्वालिटेटिव में जो होते हैं वो क्वालिटी ऑफ क्रेडिट को अफेक्ट करते हैं कि कौन सा लोन जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं। तो अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो मेजरली हमारे पेपर में क्वांटिटेटिव ही है, क्वालिटेटिव में एक दो ही आते हैं। अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव में तो सबसे पहला आता है आपका रेपो रेट। क्या आता है, रेपो रेट। ये रेट है रेट एट विच दी सेंट्रल बैंक गिव्स क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। इसको हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट, जिसका दूसरा नाम है रीपर्चेज रेट। देखो जब भी इकोनॉमी में जो है मनी सप्लाई बहुत ज्यादा चल रही है, ठीक है जी, जिस वजह से जो है इन्फ्लेशन हो जाती है, तो आरबीआई जो है इसको बढ़ा देता है। इसको बढ़ाने से क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स के लिए आरबीआई से लोन लेना महंगा हो जाता है। तो वो लोन महंगे रेट पे लेगा तो आगे देगा भी महंगे रेट पे, जिससे क्रेडिट कम क्रिएट होगा इकोनॉमी में, तो अल्टीमेटली मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा। और इसी का रिवर्स करता है दूसरी सिचुएशन में, जब मनी सप्लाई बहुत कम हो रही हो। अगला आता है बैंक रेट। बैंक रेट भी सेम होता है, रेपो रेट जैसा सेम इफेक्ट है, बस ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, आपके लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए होता है। ठीक है, अगला आता है रिवर्स रेपो रेट। इसमें देखो जब भी आपके कमर्शियल बैंक्स के पास एक्सेस फंड है और मार्केट में जो है लोन की डिमांड इतनी आ नहीं रही है, तो वो अपना एक्सेस फंड अगर वो कमाएगी कैसे फिर जब लोन ही नहीं जा रहे, तो वो एक्सेस फंड जो है आरबीआई के पास रखवा सकती है। आरबीआई उस पर इंटरेस्ट भी देता है, जिसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं उसको, रिवर्स रेपो रेट। देखो जब भी याद रखना, जब भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत घूम रहा है जिससे इन्फ्लेशन हो रखी है, तो आरबीआई जो है इसको जो है बढ़ा देगा, इसको जो है बढ़ा देगा। क्यों, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स को लगेगा कि यार आरबीआई के पास पैसा रखवाना, डिपॉजिट करवाना ज्यादा जो है प्रॉफिटेबल है रेदर देन गिविंग लोन, तो वो मार्केट में लोन कम देगा, अल्टीमेटली क्रेडिट कम क्रिएट होगा एंड वाइस वर्सा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, लेकिन उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारा लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो जो है वो अभी हमने बात करी थी ऊपर, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिजर्व्स जो है आपको एज अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आपको एज अ रिजर्व जो है रखना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें दो कैटेगरी आ जाती है। एक होती है कैश रिजर्व रेशियो, जो कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ कैश, तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट टू बी केप्ट विद सेंट्रल बैंक। और अगला आ जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें हो जाता है मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट टू बी केप्ट विद देमसेल्व्स इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट, तभी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। गोल्ड कॉइंस, गोल्ड बिलियंस एक्सेट्रा इन सब में। ठीक है, तो जब भी मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो रहा हो इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन हो रही है, तो इन दोनों को बढ़ा देता है। ठीक है, या इसमें से एक भी बढ़ा देता है आरबीआई। उससे क्या होता है, उससे होता है कि भैया अब ज़्यादा अमाउंट जो है एज अ लोन नहीं जा पाएगा डिपॉजिट्स का, तो अल्टीमेटली मार्केट में क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम होगी, और उससे क्या होगा, उससे ऑटोमेटिकली लोन कम बनेंगे, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पे आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है सिक्योरिटीज बाय एंड सेल करता है पब्लिक को। ठीक है जी, तो जब भी आरबीआई को लगे यार मार्केट में ना बहुत मनी सप्लाई हो रहा है जिससे इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, पब्लिक से पैसा लेने की कोशिश करेगा। अब ये तो बोलेगा नहीं भाई मेरे पास पैसा रखवा जाओ, कोई भैया गांव का कोई गुंडा थोड़ी ना कि हाँ भाई हफ्ता पहुंच जाना चाहिए। वो क्या बोलता है, ये लो भाई ये सिक्योरिटीज है गवर्नमेंट की, इस पर बहुत अच्छा तुम्हें रिटर्न मिलेगा, मुझे पैसा दो। तो वो पैसा लेकर ना उनसे होल्ड कर लेता है, पब्लिक भी इंटरेस्ट के लालच में उनसे ले लेती है। जो आपने ट्रेजरी बिल्स पढ़ा होगा, ठीक है जी, उसमें बीएसटी में, तो वो रख लेती है अपने पास। अब जब वो रख लेती है तो मनी सप्लाई कम हो गया ऑटोमेटिकली मार्केट में, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है मनी सप्लाई कम हो गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाती है एंड वाइस वर्सा। यही जब मनी सप्लाई बहुत कम चल रही हो, लोगों को पैसा देना, तो उनकी जो सिक्योरिटीज उन्हें दे रखी थी वो वापस उनसे खरीद के लो भाई पैसा जाओ खर्चो मार्केट में, ठीक है, ताकि मनी सप्लाई बढ़ सके। ठीक है, तो ये होता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। उसके बाद जो क्वालिटेटिव है उसमें आ जाता है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसमें क्या होता है कि एक मार्जिन का मतलब क्या होता है, जब भी आपको लोन लेना है तो आपको कुछ पर्टिकुलर वैल्यू का एसेट जो है गिरवी रखवाना पड़ता है, जिसकी वैल्यू जो है आपके लोन से ज्यादा होनी चाहिए, तो वो जो डिफरेंस होता है उसको मार्जिन बोलते हैं। तो जब भी इकोनॉमी में है क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम रखनी है, तो इस मार्जिन को जो है वो बढ़ा देते हैं।
ठीक है, सो दैट जो है क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम हो, वे जिसके पास उतने का एसेट नहीं होगा वो लोन नहीं ले पाएगा। उसके अलावा एक होता है आपका मॉरल सुएजन, इसमें कुछ भी नहीं होता, जो सेंट्रल बैंक है वो बाकी बैंक्स के साथ मीटिंग करके उन्हें समझाता है कि भैया अभी देखो इकोनॉमी की हालत ये चल रही है, बेनिफिशियल हमारे लिए ये होगा कि हम ऐसे कर लें, बस ये कुछ भी नहीं है। और उसके अलावा आता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जिसको क्रेडिट रैशनिंग भी बोलते हैं, जिसमें सेंट्रल बैंक जो है लिमिट लगा देता है ऑन दी लोन गिविंग पावर ऑफ कमर्शियल बैंक्स, कि तुम इस पर्पस के लिए, जो खासकर नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, हाउस लोन, कार लोन, ये नॉन प्रोडक्टिव पर्पस है, इसके लिए तुम जो है लोन इस लिमिट से ज्यादा नहीं दे सकते, रैशनिंग को बोलते हैं लिमिट। ठीक है जी, तो ये था आपका पूरा मनी एंड बैंकिंग। अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेना भैया, ठीक है, बहुत इजी है और रिपीटेड क्वेश्चंस है, रिपीटेड क्वेश्चन। मैंने इतने पेपर छांट के देख लिए, ले देकर यही आ रहा भैया, क्रेडिट क्रिएशन एक्सप्लेन करो भैया, सेंट्रल बैंक के फंक्शन एक्सप्लेन करो भैया, उसके वो एक्सप्लेन करो, आपके जो मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट्स होते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, गिनती है 22 क्वेश्चन, और इस 22 क्वेश्चन में 100% आपके 6 नंबर पक्के होने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।